हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के एक चैप्टर को जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ। और इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशंस। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि पहला है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो पिता है वो ह्यूगो ग्रोशियस को कहा जाता है, जिन्होंने 1625 में एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी जिसका नाम था ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। और इसमें उन्होंने लॉ ऑफ नेशन कह के पुकारा था इंटरनेशनल लॉ को, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट इंटरनेशनल लॉ नहीं कहा था, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशन कहकर पुकारा था। लेकिन बाद में इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने जो है सबसे पहले सन 1780 ईस्वी में इंटरनेशनल विधि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। तो अब पढ़ते हैं कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या, इसका क्या अर्थ है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो लगातार विकसित होने वाले नियमों और सिद्धांतों का समूह है, यानी कि ऐसे नियम और सिद्धांत उनका ये समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या है, जिस प्रकार से आपने समाज में पढ़ा होगा कि एक जो परिवार मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर एक परिवार बनाते हैं और बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय को बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ग्रुप ऑफ द पीपल तो समुदाय हो गया, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, यानी कि राष्ट्रों का समुदाय। यानी कि आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्य हैं, कितने सारे हमारे कंट्रीज़ हैं, कितने देश हैं। तो ये सभी कंट्रीज़ जो है मिलकर एक समुदायों का निर्माण करती है, एक समुदाय का निर्माण करती है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो लगातार विकसित होने वाले, जो कि समय और स्थिति के अनुसार विकसित होती रहती है, ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आपसी संबंध को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि राज्यों के आपस में जो संबंध है उनको नियंत्रित करने का काम ये करता है तथा उन संबंधों में आई हुई परेशानियों को हल करने का ये प्रयास करता है। तो अब हम पढ़ते हैं मेन जो इसकी परिभाषाएं हैं उसके बारे में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है परिभाषा वो है ओपेनहाइम के अनुसार। तो एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रख्यात विधिशास्त्री माने जाते हैं ओपेनहाइम, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को 2 बार परिभाषित किया। ठीक है, मतलब उन्होंने पहले परिभाषित किया था, फिर इनकी कुछ आलोचनाएं हुई, फिर उन्होंने दोबारा उसको परिभाषित किया था। तो राज्यों की इनका कहना है कि राज्यों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बाध्यकारी मानते हैं। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। और यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि इनके 9वें संस्करण 1992 में यह भी जोड़ा गया कि अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्ति भी शामिल है। तो आप पढ़ोगे कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसमें सिर्फ राज्यों को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और व्यक्ति के जो कर्तव्य है उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कैल्सन की दूसरी मैंने परिभाषा लिखी है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं, यानी उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का बदलता स्वरूप मीन्स इसका चेंजिंग नेचर। पुरानी परिभाषाओं में केवल राज्यों को ही इसका विषय माना जाता था, जो मैंने अभी बात कही। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में इसका दायरा जो है वो बढ़ चुका है, इसका क्षेत्र बढ़ चुका है। आधुनिक समय में इसमें और चीज़ों को ऐड कर लिया गया है, सिर्फ राज्य ही इसका विषय नहीं है। तो राज्य जो है यह प्राथमिक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UN, WHO, ILO आदि, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और व्यक्ति यानी आधुनिक कानून व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार एवं कर्तव्य देता है। और गैर राज्य इकाइयाँ, कुछ राजनीतिक एवं क्षेत्रीय इकाइयाँ भी इसके दायरे में आती है। यानी कि अब राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यक्ति के कर्तव्य, गैर राज्य इकाई को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ निष्कर्ष है हमारा कि निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल सकारात्मक नैतिकता, पॉजिटिव मॉरलिटी नहीं है। कि मॉरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है कि अपनी इच्छा होती है व्यक्ति की, ठीक है, माने या ना माने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो नैतिकता नहीं है केवल, बल्कि यह एक वास्तविक कानून है, यानी कि एक रियल कानून है। भले ही इसमें राज्य के कानूनों जैसे कठोर दंड की प्रक्रिया ना हो। राज्यों में क्या होता है, पुलिस है, हमारा प्रशासन वगैरह, कितना ज़्यादा हमने कठोर दंड के प्रावधान किया होता है, अपराधियों को जेल हो सकती है एंड ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन संधियों
प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से यह विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम है। इसमें कह रही है कि राज्यों की तरह कठोर दंड तो नहीं है, ना तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन संधियों, प्रथाओं, ये सभी चीज़ों से हमने कानून को कायम रखा हुआ है अभी तक। यानी कि एक राज्य जो है वो क्या होता है, इन नियमों को मानने के लिए तत्पर रहता है। उसको पता है कि अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो डेफ़िनेटली बाकी राज्य उसकी आलोचना करेंगे, ठीक है? तो यह राज्यों के आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सहस्थित पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और न्याय को बढ़ावा देने का एक अनिवार्य साधन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय नहीं है। अगर भले ही हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन, मतलब पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संसद नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस नहीं है, इतना ज़्यादा कठोर दंड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास कानून ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इन सभी चीज़ों का लोप ये चीज़ साबित नहीं कर सकता कि कानून नहीं है। कानून को व्यक्ति मानता है, हर देश मानता है। तभी तो अगर आपने देखा होगा कि अगर जो देश है उनके बीच कोई भी विवाद हो जाता है तो कानून के सहारे निर्णय निकालने की कोशिश करते हैं, कानून का तर्क देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इसने गलत किया है, ऐसा इसने किया है। तो सभी मानते हैं कि कानून होता है,